अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आजाद भारत का और रेलवे के इतिहास का शायद ये सबसे बड़ा एक्सीडेंट होगा जिसने एक साथ 270 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली, 1000 लोग से ज़्यादा के आसपास घायल हुए और इस सदी में शायद ही इतना भीषण हादसा रेल ट्रैक पे कभी हुआ हो जिसने पूरी कायनात को हिला डाला। क्या कारण थे इसके और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए और आगे से हमें रेल की यात्रा को सुरक्षित कैसे बनाना होगा, हम आज इस डिबेट में इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, 2 जून को शाम 7 बजे उड़ीसा के सुदूर क्षेत्र बालासोर में हुई एक ट्रेन दुर्घटना ने पूरे देश को हिला दिया, दुनिया भर को हिला दिया। एक ऐसी भीषण दुर्घटना कि लोगों ने लाशों का ढेर देखा, जख्मी हालत में बड़े बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं देखी। वो दृश्य देश भूल नहीं सकता और उस घटना को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दर्दनाक हादसे ने पूरी इंसानियत को हिला डाला है, पूरी टेक्नोलॉजी को हिला डाला है और रेलवे डिपार्टमेंट पर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए हैं। ऐसे हादसे रेलवे की सेफ्टी के प्रति लोगों के मन में शंका उत्पन्न करते हैं। जिस ट्रेन में करोड़ों लोग प्रतिदिन सफर करते हों, इस उम्मीद से ट्रेन की सवारी करते हों कि वो सबसे सुरक्षित परिवहन माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें इस प्रकार की घटना हो जाना बहनों भाइयों बहुत ही चिंताजनक बात है। पूरे देश में ट्रांसपोर्ट के मीडियम में सबसे सेफ जर्नी ट्रेन की मानी जाती है, लेकिन इस हादसे ने लोगों के विश्वास को हिला डाला है। यह हादसा हुआ क्यों? इसकी व्यापक समीक्षा होनी चाहिए। सरकार ने इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इसमें सच सामने आना चाहिए और ये 270 से ज्यादा जो मौतें हुई हैं, इसके प्रति हमें जवाबदेही को सुनिश्चित करना होगा। दुनिया भर में भारतीय रेल नेटवर्क के साख का भी प्रश्न है। यह हमारे और आपके और एक रेल यात्री के विश्वास का भी मसला है। जिस विश्वास के सफर के साथ रेलवे पर को लोग इस्तेमाल करते हैं भारत में, उस विश्वास को बहनों भाइयों चोट नहीं लगनी चाहिए। अफोर्डेबल, सबसे किफायती, सबसे तेज गति का और सबसे सुरक्षित पहुंचने का माध्यम भारत में है तो ट्रेन है। पूरी दुनिया का सबसे विशाल रेल नेटवर्क है भारत का, और अभी से नहीं है, दशकों से है। हमें इस विश्वास को ये हिला कैसे? और 1-2 नहीं, 3-3 ट्रेनें एक साथ कोलाइड होती हैं। जवाबदेही के नाम पर अब तक किसी बड़े अफसर पर, किसी जिम्मेदार पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। जांच के आदेश सरकार दे रही है, मेंबर ट्रैफिक अपनी इधर उधर की बातें करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, पर जवाबदेही सुनिश्चित नहीं करती हैं। वो ये बताती है कि उन्होंने फला को टेलीफोन किया, इसको किया, पर जवाबदेह कौन है इसके प्रति उन्होंने कोई धारणा व्यक्त नहीं की। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट हो, ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो, तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। जिनके परिजन मारे गए हैं वो ये सवाल कर रहे हैं, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। हम सिर्फ मुआवजा देकर इंसाफ की बात ना करें, एक्शन से इंसाफ दें। वो कार्रवाई करके हमें दिखानी तय होगी ताकि दोबारा से इस प्रकार की लापरवाही या साजिश जो भी है, व्हाटएवर, कठोरतम एक्शन लिया जाना चाहिए और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, ताकि देश का नागरिक और हर रेल यात्री इस पर विश्वास कर सके कि जिस पे वो सफर कर रहा है वो सुरक्षित है। दुनिया भर के रेलवे नेटवर्क से जब आप भारत के रेल नेटवर्क की तुलना करते हैं, हमारी स्पीड भले ही कम हो, लेकिन भारतीय रेलवे नेटवर्क की जो कैरिंग कैपेसिटी है वर्ल्ड में लार्जेस्ट है। भारत एक विशाल देश है बहनों भाइयों। एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने के लिए हमारे पास रोड ट्रांसपोर्टेशन उतना विश्वसनीय नहीं है जो एक राज्य से दूसरे राज्य को ले जाने वाला हो। ऐसे में सबसे भरोसेमंद क्या है? ट्रेन। रोड लिंक आपको स्टेट के भीतर मिलेंगे, लेकिन जब आपको एक राज्य से दूसरे राज्य जाना होता है, सुरक्षित माध्यम, किफ़ायती माध्यम ट्रेन है। हर कोई जहाज अफोर्ड नहीं कर सकता।
एयरपोर्ट हर जगह उपलब्ध नहीं है। ट्रेन तो गांव-गांव पे होके जाती है, स्टेशन स्टेशन होके जाती है। भारत के लोगों की जिंदगी में और रेल के महत्व को हमें एक साथ देखना चाहिए। हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें मेंटेनेंस भी बढ़ाना पड़ेगा। हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, एयर कंडीशनड गाड़ियां ला रहे हैं, लेकिन हमें गांव गरीब जो कम अफोर्ड कर सकते हैं उनका ध्यान रखना होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए आज लोगों को बहुत पैसे की आवश्यकता पड़ती है, गरीब आदमी से अफोर्ड नहीं कर सकता। हमें रेलवे को अफोर्डेबल, टेक्निकली अपग्रेड, विश्व स्तरीय और मानकों पर बनने वाले रेलवे ट्रैक की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। और रेलवे बोर्ड में और फील्ड ऑपरेशंस में मौजूद जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये संदेश दे पाएं कि दोषी लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उनके पनिशमेंट को दुनिया देखेगी। और सरकार को अपनी विश्वसनीयता के लिए ऐसा करके दिखाना भी पड़ेगा। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनकी जांच कंप्लीट हुए बिना हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते। मैं सोया था उस टाइम, फिर ऑटोमेटिक मेरा नींद जाग गया, फिर देखा ज़्यादा जोर से आवाज़ हुआ, फिर ट्रेन ऐसा जा रहा था तो एक वो जो फैन है ना ऊपर का, वो फैन पकड़ के मैं बैठा था, मेरा सीट ऊपर था। फिर बाद में ट्रेन रुका, उसका बाद हम लोग फिर नीचे आए। कितना आदमी इधर उधर भागता है, इसको बचाओ, वो मेरे को बचाओ, मेरे को थोड़ा मदद करो, ये तो सभी लोग बोलते रहते हैं। बहन भाइयों, आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, जेपी पांडे समाजवादी पार्टी से हैं, और रेलवे मामले के देश के सबसे एक्सपर्ट जर्नलिस्ट महेंद्र श्रीवास्तव जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। और थोड़ी देर में वीरेंद्र सिंह जी और शिव गोपाल मिश्रा जी को भी मैंने आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम में। आप सबका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। संजीव मिश्रा जी, इतने बड़ा हादसा हो गया, 270 से ज़्यादा लोग मारे गए और ऐसा भीषण हादसा रेलवे के इतिहास में भी नहीं हुआ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब तक आपने किसके खिलाफ कार्रवाई की और इसमें जिम्मेदारी किसकी फिक्स हुई? देखिए, प्रथम दृष्टया तो वहां पर जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें हर संभव मदद की जरूरत थी और उसको किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद वहां पर गए, रेल मंत्री लगातार वहां पर रहे और इस तरीके के हालात हुए कि कम से कम जितनी जल्दी हो सके उसको कंट्रोल किया जाए। तो कहने का मतलब बहुत साफ है कि सरकार ने हर संभव मदद की है, हर तरीके से वहां पर अब जो घटना हो गई है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए इस पर पूरा ध्यान केंद्रित किया है। जहां पर भी अस्पतालों में हमारे जो यात्री थे वो थे, वहां पर भी रेल मंत्री ने खुद जाकर के और प्रधान जी ने खुद जाकर के वहां पर देखा है और उन सबको अच्छी से और अफसरों ने जो किया ये उनका फर्ज था, इसीलिए उनकी पोस्टिंग है और वो मिनिस्टर हैं। इसको आप एहसान के तौर पे ना देखें। नहीं, एहसान नहीं हो रहा है, ये तो हमारी जिम्मेदारी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन जिस तरीके से तुरंत रेलवे बोर्ड ने, रेल मंत्रालय ने, रेल मंत्री ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सब लोगों ने मिलकर के वहां पर हर संभव मदद, हर प्रयास किए हैं, ये भी जरूरी है इस बात को कहना। जहां एक तरफ विपक्ष में लगातार 2 दिन से देख रहा हूं, विपक्ष केवल चैनलों पे बड़ी बड़ी बातें, आरोप प्रत्यारोप के दौर में चल रहा है। अरे मुझे ये तो बताओ कम से कम कि आपके भी जो राष्ट्रीय नेता हैं, जो विपक्ष के बड़े नेता अपने आप को कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश देश में आए कि नहीं आए? इस घटना की संजीव मिश्रा जवाबदेही किसकी है और किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, कृपया ये बताएं। देखिए, सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए और सीबीआई जांच के आदेश देने के बाद जो तथ्य निकल के आएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू में ही वहां पर कहा कि इसमें जो विपक्ष कहता है रेल मंत्री इस्तीफा दे देना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। विपक्ष का कहना है कि रेल मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, विपक्ष का क्या कहना है? विपक्ष तो लाशों पर राजनीति कर रहा है ब्रजेश जी।
विपक्ष की छोड़िए, विपक्ष से तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि आपके राष्ट्रीय नेता वहां कितने और कौन गए और किसने मदद की? ये एक दुर्घटना अच्छा, विपक्ष से है। चाहते हैं वो मदद करे वहां जाके। दुर्घटना में कम से कम राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए। इसमें तो दौड़ करके जाना चाहिए था। जो अपने लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, मैं तो खास तौर से कहूंगा जो राष्ट्रीय दल है वो और जो क्षेत्रीय दल है उनको जाकर के वहां मदद करनी चाहिए। इसमें ये थोड़ी ना था कि सरकार ही केवल काम करेगी, बाकी लोगों को नहीं करना है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए विपक्षियों को, और अगर आंखों में थोड़ा सा भी पानी है तो अभी भी वहां पर जो मदद हो सकती है वो करनी चाहिए। लाशों का ये नहीं पता चल रहा है कि किसकी। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं तीसरी बार, जी, एक्शन किसके खिलाफ लिया गया? जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ लिया ओ जाएगा। वाह, माननीय अभी तक खोज प्रधानमंत्री नहीं जी ने पाए भी हैं। कहा है। नहीं, निश्चित रूप से जो सीबीआई की जांच के आदेश दे दिए गए और उसके बाद जो तथ्य निकल के आएंगे उन शुक्रिया पर कार्रवाई होगी। आपका सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के सीनियर लीडर और प्रवक्ता, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। इस घटना के लिए जवाबदेही कैसे सुनिश्चित हो, और दूसरा, सरकार का कहना है कि उसने टाइमली एक्शन लिया, घटनास्थल पर घायलों की मदद कराई, जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया, और अर्ली एज पॉसिबल उन्होंने ट्रैक को रिस्टोर किया है। इस्तीफा मांगना उनसे गलत है, ऐसा वो मानते हैं। आप क्या समझते हैं? ब्रजेश भाई, मन बहुत दुखी है, इसलिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये दुर्घटना के लिए जिम्मेवार बताएंगे लाइनमैन को, सिग्नल मैन को, और जो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ऑपरेट कर रहा था उसको, क्योंकि इन्होंने शुरू कर दिया है। आपको मैं इससे अपनी बात शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ, चूँकि हमने आपने भी बहस की थी। एक पूर्वी एक्सप्रेस कानपुर के आसपास पलटी थी, आपको याद है? जी बिल्कुल याद है, रूरा में। रूरल में ना, कई लोग रूरा में पलटी थी, कई लोग मर गए थे उसमें। आप उसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी ने उसको खत्म वितंडा करने के लिए क्या किया था। कहन साहब वो आईएसआई का हाथ है, जैसे मोहम्मद का हाथ है, आतंकी घटना है, वो घटना है। आज तक मुझे ये बता दिए, चूंकि आप तो जिम्मेवार पत्रकार हैं, उस ड्यूरेशन में आपके साथी पत्रकारों ने भी सारा दिन ये चलाया था कि भारतीय जनता पार्टी के राज में आतंकी घटना हुई है, इसकी जांच हो रही है। आज तक उसकी रिपोर्ट आपके सामने अगर सार्वजनिक हुई हो तो मैं भी जानना चाहता हूं कि वो आतंकी घटना थी या नॉन आतंकी घटना थी। अगर आप इस चीज को बता सके तो मैं आपसे बड़ी क्या नाम मेहरबानी होगी, और अगर संजीव मिश्रा भी बता सके तो भी बता। मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई घटना होती है उससे ध्यान हटाने का काम करते हैं, जिम्मेवारी लेने का काम नहीं। भगोड़े हैं ये लोग, ऐतिहासिक रूप से भगोड़े, हर जगह पे भागते हैं। अरे दुर्घटना हो गई, आप मानो तो कि हमारी सेफ्टी में कमी थी, आप मानो तो कि 1,40,000 पद सेफ्टी के खाली हैं पिछले 8 साल से, और हम लोग लगातार चिल्ला रहे हैं इस बात को। कामरेड शिव गोपाल जी भी बैठे हुए हैं, ये भी इस बात को जानेंगे। रेलवे के प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं यहां पर। पिछले 7 साल में सेफ्टी की कितनी ड्रिल हुई और कितनी मीटिंग्स हुई जिसको प्रधानमंत्री ने चेयर। हाँ, वंदे भारत को चाहे प्रधानमंत्री विदेश में रहे, चाहे प्रधानमंत्री मंगल ग्रह पे रहे, चाहे प्रधानमंत्री अपने दिल्ली में रहे, वंदे भारत को जरूर वो दिखाएंगे। क्या बोलते हैं, क्या रेल मंत्री का इस्तीफा ले लेना ही एक मात्र समाधान है? देखिए, नैतिकता के आधार पर वो ट्रेन तो चला नहीं रहे थे, ट्रेन ललित नारायण मिश्रा भी नहीं चला रहे थे ना ही ट्रेन चला रहे थे लाल बहादुर शास्त्री, और ना ही ट्रेन चला रहे थे माधवराव सिंधिया जी। तीनों का इस्तीफा हुआ था ना, आप तो जानते हैं, क्योंकि मॉरल ग्राउंड पे इस्तीफा होता है कि साहब हमारे नेतृत्व में हम ट्रेन में को चलाने में असक्षम साबित हुए हैं, इसलिए हम इस्तीफा देते हैं। आप ये चाहते हैं कि पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख के वो इस्तीफा दे दें? सर, मुद्दे की बात देखिए, मैं आपसे बताऊं, हमारी बात गलत तरीके से आई, क्योंकि मुद्दा मेरे लिए राजनीतिक नहीं है। सैकड़ों लाशें गिरी हैं, आप इस चीज को ध्यान से समझिए, चूंकि आपने पैनल बहुत शानदार बनाया है। आपने कामरेड शिव गोपाल मिश्रा जी को भी बैठा रखा है, आपने महेंद्र जी को भी बैठा रखा है, तो आप इस चीज को 3-4 चीजों पे मुद्दे पे होनी चाहिए। दुर्घटना हुई क्यों, रेलवे की सेफ्टी डिवाइसेस कहां हैं, रेलवे में कितने अधिकारी, एजीएम और जीएम के स्तर के अधिकारी रोज की रोज रेलवे के संचालन में सेफ्टी ड्रिल्स कराते हैं। पहले जो एक पीडब्ल्यूआई होता था, परमानेंट वे इंस्पेक्टर, आप क्या नाम शिव गोपाल जी भी जानेंगे, उसका जानते हैं, वो पैदल चलता है, वो एक ठेला गाड़ी लेकर के चलते थे, वो कहां है आजकल। ये सारी चीजें अगर आप ध्यान से देखेंगे, 1,40,000 रेलवे के पद सेफ्टी वाले वो खाली पड़े हुए हैं। इसके बाद आप आ जाइए रेलवे की सेफ्टी पे, और रेलवे के ट्रेनों के ना रेल की सेफ्टी पर जो पटरी है उस पर आप लगातार बजट कम करते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हाई स्पीड ट्रेन बढ़ाते जा रहे हैं।
ये सारी की सारी चीजें जब आप उठाएंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय आपकी जनता नजर पार्टी में कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता, मैं बता, नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस वक्त भयानक रूप से जिम्मेवार है इस चीज की, क्योंकि उन लोगों ने Thank you. पिछले 7 से 8 साल में रेलवे का बंटाधार करने का काम किया है, रेलवे को बेचने का काम किया है, सेफ्टी से समझौता बहुत करने शुक्रिया का आपका। काम मैं किया जेपी है। पांडे को और आमंत्रित मैं एक करता चीज हूं। और छोटी सी बता दूं आपको सर, कंप्लीट करो, सर, टाइम छोटी पे। सी नहीं, उत्तर प्रदेश में 35 ये साल हो ये बीच में ये ना बोलिए अरे भाई। अभी अपनी बारे में बोलिएगा संजीव जी, आप आप बोलने बोलिए, लायक आप नहीं है, 20 आपको- सेकंड में खत्म करें। जी, अरे अभी जवाब देना मैं- है नो उसको नो भी। संजीव जी, नो रनिंग कमेंट्री। आप अपनी बात रखिए। 140 commentary, हाँ, करोड़ please। रुपए की नहीं जिस तरीके से नो घरेलू प्लीज, आदमी ये बाहर हैं, पहले उनको राउंड में बोलना कोई पड़ेगा। किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अपनी 140 बारी में। करोड़ मैं रुपए समझता हूं इस की बात। एक No, वंदे हाँ। भारत ट्रेन पड़ती है ब्रजेश जी, विदेश से मंगा करके। जी, अपने देश में रायबरेली में सुविधा है, लेकिन रायबरेली में 2014 से आज तक एक भी पद नहीं बढ़ाया इन्होंने, एक कर्मचारी नहीं बढ़ाया। जो ट्रेन 40 थैंक यू करोड़ सुरेन में जी। बन डिबेट सकती के है, दूसरे चरण वो में आपके ट्रेन बाकी विचारों 140 को करोड़ में सम्मिलित खरीद रहे हैं ये करेंगे। लोग। जेपी पांडे मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। पांडे जी, शुक्रिया आपका। इतना बड़ा हादसा हो गया, हमने क्या सबक सीखा? कार्रवाई किन लोगों पर हुई, और इससे रेलवे के प्रति जो विश्वसनीयता देश के लोगों में है वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है, हिली है। निश्चित रूप से विश्वसनीयता तो संकट में ही है, और इसके तकनीकी कारणों का विश्लेषण विशेषज्ञ लोग हैं करेंगे, ट्रैक का नवीनीकरण नहीं हुआ या रनिंग स्टाफ की कमी है। लेकिन मेरा ध्यान एक तरफ जरूर जाता है कि अगर इस दुर्घटना के लिए राजनीतिक कारणों की तलाश करी जाए तो प्रचारक पृष्ठभूमि के नरेंद्र भाई मोदी जी, जो खुद को कहते थे कि मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता हूं, इनके पहले कार्यकाल के शपथ के दिन ही गोरखनाथ एक्सप्रेस की दुर्घटना हुई थी और संकेत नियत ने कर दिया था। लेकिन चूंकि लोकतंत्र से हिकारत, लोकतंत्र के प्रति बड़ी घृणा है इनके अंदर, तो इन्होंने पहला कारनामा जो रेलवे के संदर्भ में किया कि रेलवे के बजट जो 1924 से सेपरेट थे तो उसको मर्ज कर दिया। उसका नुकसान ये हुआ कि रेलवे का बजट जब आता था तो जाहिर है कि संसद में उसके जो सर्वे थे उसके हर पहलू पे तकरीर होती थी, और निश्चित रूप से टीवी डिबेट भी होती थी, सेपरेट एक्सक्लूसिव। हाँ, बिल्कुल होती थी। और फिर जनता की भी मांग, सांसदों की मांग होती थी, तो वो विमर्श उन्होंने बंद कर दिया। दूसरा, अगर इनका देखिए, रेल मंत्री, इसके पहले कमलापत त्रिपाठी जी, जगजीवन राम जी, बड़े बड़े राजनेता हुए जो केवल रेल मंत्री के रूप में, नीतीश कुमार, लालू जी, जी, यादव, ममता जी, बनर्जी, केवल- रामविलास पासवान, केवल एक रेल मंत्री के रूप में उन्होंने मुकुल बड़ी राय को शोहरत तो कमाई वही और सब बोले। लोकप्रिय सदन के थे। इन्होंने क्या किया, ब्यूरोक्रेसी पे ज्यादा निर्भर रहने वाले नरेंद्र भाई मोदी जी, इन्होंने एक तो ब्यूरोक्रेट पृष्ठभूमि के देखिए तो ये अपने वर्तमान रेल मंत्री जी हो या पीयूष गोयल साहब हो, दूसरा ये इनके साथ इनको सेकेंडरी बजट, मतलब ये एक्सक्लूसिव रेल मंत्री नहीं है, इनके पास और मंत्रालयों का बोझ है, तो ये कितना वरीयता देते हैं ये भी समस्या। और पार्लियामेंट्री, चूंकि हमारा जो शासन है वो संसदीय नियंत्रण कैसे करता है, चाहे पब्लिक उपक्रम हो या शासन पे, तो एक स्टैंडिंग कमेटी होती थी, उसकी पूरी परंपरा थी कि जो प्रतिपक्ष के नेता थे वो अध्यक्ष होते थे, वो सुझाव देती थी। इस समय राधा मोहन जी हैं बिहार के सांसद, मतलब वो परंपरा भी इन्होंने खत्म कर दी। अब सत्ता पक्ष का ही सांसद उसका स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष है, रेलवे से संबद्ध कमेटी की, तो वो जाहिर है कि इन सब विमर्श से सरकार को चेतावनी, विमर्श और सुझाव मिलता था, ये भी इन्होंने बंद कर दिया नरेंद्र भाई मोदी जी ने। और मौके अगर पर गए स्वाभाविक सी प्राइम बात है, मिनिस्टर, उसी दिन पहुंचे, वो मौके पर गए, रिलीफ वर्क कराया, तमाम लोगों की जान बच सकी, समय पर रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। रेल मिनिस्टर 48 घंटे वहाँ मौजूद थे और शायद अभी भी मौजूद हैं। इतना क्या इनफ नहीं है? नहीं, 24 कैमरा वालों की टीम लेके जाके वहाँ फोटो सेशन करा रहे हैं, और रेल मंत्री जी भी पटरी के नीचे से निकलते हुए लग रहा है कि वो 12 अवतार के रूप में आ रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये दुख की घड़ी है, जो कैमरा मैन को उसकी गतिविधि सीमित कर देनी थी। और चूंकि सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं, क्या ये पर्याप्त नहीं है? नहीं, देखिए, वंदे भारत का अगर ध्वज ये सिग्नल ये दे रहे हैं तो नैतिकता रेल मंत्री की नहीं है, मोदी जी की है। और उनमें अगर लाल बहादुर शास्त्री की, जो ये कहते हैं कि हम गरीब के बेटे हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री से मतलब गरीब के बेटे ये नहीं हैं और न ही जमीन से जुड़े हैं। परंपरा, नैतिकता का अगर निर्वहन करना है तो उनको तत्काल रिजाइन दे देना चाहिए, वरना तो निर्लज ढंग से किसी, जैसा हमारे वरिष्ठ भाई कह रहे थे सुरेंद्र राजपूत जी, कि भाई किसी गनमैन पे आरोप निश्चित रूप से मढ़ दिया जाएगा और उस बेचारे की बलि ली जाएगी। जी, शुक्रिया आपका। दो टॉप एक्सपर्ट मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। रेलवे यूनियन के जाने माने नेता और जिन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी रेलवे डिपार्टमेंट में गुजार रहे हैं और गुजार दी भी है, शिव गोपाल मिश्रा जी,
और वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ इस कार्यक्रम में। श्री गोपाल जी, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, ये रेलवे के इतिहास का ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे बड़ा हादसा है। लाखों करोड़ों मुसाफिरों को अपने गंतव्य से ले जाने वाली रेलवे में इस तरह का हादसा हो जाना निश्चित तौर पर बहुत चिंताजनक है। इस हादसे के बारे में मैं आपसे तकनीकी रूप से समझना चाहता हूं। दूसरा, भविष्य में ऐसे हादसे ना हो इसके लिए क्या किया गया, क्या किया जाना चाहिए, और इस घटना के लिए जवाबदेही अब तक सुनिश्चित क्यों नहीं की गई? ब्रिजेश भाई, निश्चय ही ये दुर्घटना बहुत ही भयावह और इतनी बड़ी दुर्घटना की कल्पना हम लोग कभी कर नहीं सकते थे। तो आज तक हम जब से दुर्घटना हुई है, इस दुर्घटना के इम्पैक्ट से उभर नहीं पाए हम लोग। हालांकि हमारे सब साथी खून देने से ले कर के वहाँ पर साउथ ईस्टर्न के, ईस्ट कोस्ट के सभी जगह के लोग वहाँ पर जा कर के लग गए, लेकिन जो लोग शहीद हो गए हैं, जो लोग मर गए हैं, जो बच्चे मर गए हैं, उनकी जो हालात देखी है हम लोगों ने, उससे बहुत ही मन कुंठित हो गया है। अब सवाल इस बात का है कि हम लोग रेल में काम करते हैं, रेल कर्मचारियों के लिए काम करते हैं। जब भी कोई दुर्घटना होती है तो हम लोगों को भी बहुत तकलीफ़ होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम 2.5 करोड़ लोगों को रोज़ भारतीय रेल पे ले जाते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की आबादी है जी, और करीब 12,000 पैसेंजर ट्रेन और 8-9 हज़ार जो है वो फ्रेट ट्रेन जो है वो प्रतिदिन हमारी पटरियों पर दौड़ती है। लेकिन एक दुर्घटना जो है हमारे सब किए धरे पे पानी फेर देती है। ये जो दुर्घटना है हमारे सबके जीवन में एक अद्भुत दुर्घटना है कि हमारे स्टेशन में रिले रूम का ड्यूअल लॉक सिस्टम है। वहाँ पर कोई भी सिग्नलिंग का आदमी तब तक नहीं जा सकता जब तक कि वो स्टेशन मास्टर से उसकी चाबी लेकर के न जाए। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता है कि कोई कर्मचारी उस समय काम करने चला गया और उसकी वजह से ऐसा हो गया। और इसके जो प्राइमरी इंक्वायरी हुई है उसमें भी ये बात सामने आई है कि नहीं, स्टेशन के ऊपर जो रिले रूम है उनमें कोई ऐसी कोताही नहीं बरती गई। ये निश्चित है कि ये घटना जो हुई है वो ट्रैक के बदलने के कारण हुई है। पूरा मेन लाइन का सिग्नलिंग की व्यवस्था थी, लेकिन अचानक में जो है वो पॉइंट जो है वो चेंज हुआ और जो कोलामंडल है वो खड़ी हुई हमारे जो मालगाड़ी थी उसके अंदर जो है वो घुस गई। तो सवाल ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा 2 ही तरीके से हो सकता है कि या तो कोई इलेक्ट्रॉनिक फेलियर हो जो कि जांच के बाद ही सामने आएगा, और दूसरा इसको कोई साजिश भी हो या कोई सबोटेज हो तो भी ऐसा हो सकता है। कई दुर्घटनाओं की जो जांच रिपोर्टें हैं उनमें ये बात आई है। एक गाड़ी में तो मैं खुद चल रहा था और हाकिमपुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उसमें बाद में पता चला कि उसकी पटरी काट ली थी लोगों ने। तो ये ऐसा नहीं, असंभव नहीं है कि इसमें कोई बाद में इंक्वायरी के बाद पता चले कि इसमें जो प्राइमरी जिम्मेदारी मिश्रा जी किसकी है? क्या संबंधित डीआरएम, संबंधित जीएम और ऑपरेशंस डिपार्टमेंट पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? ब्रिजेश भैया, इसमें जब तक पूरी इंक्वायरी होकर के बात सामने नहीं आएगी तब तक इसकी प्राइमरी जिम्मेदारी किसी की। हमारे भारतीय रेल में एक चलन है कि जब भी कोई जिम्मेदारी होती है तो सबसे छोटे कर्मचारी की होती है। जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं, जितनी भी रिपोर्टें आई हैं, उन सब में कोई 4-5 ग्रुप सी ग्रुप डी के कर्मचारियों की बलि चढ़ा दी जाती है और उन्हीं की सब जिम्मेदारी हो जाती है। मैं इस हक में बिल्कुल हूँ नहीं। खतौली की दुर्घटना हुई, हमारे 14 लोगों को 14-2 में निकाल दिया गया। बाद में जब इंक्वायरी होकर के मामला सामने आया तो पता चला एक जेई था जिसने ज़बरदस्ती में जो है वो स्टाफ को प्रेस किया और गाड़ी जो है वो आने वाली थी और उसने जो है वो ग्लू जॉइंट, यानी छोटे कर्मचारी फंस जाते हैं और बड़े बच के निकल जाते हैं। बाद में उसको निकाला गया। तो हमारा आपसे निवेदन ये है कि
इस दुर्घटना की पूरी जांच होने दीजिए। हम समझते हैं कि सरकार ने जो सीबीआई इंक्वायरी की बात की है वो इसीलिए की है कि इसमें कोई आउटसाइडर इन्वॉल्व हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने सीबीआई को इसमें डाला है। क्या रेलवे का सेफ्टी डिपार्टमेंट इतना लचर और कमजोर हो गया है कि वो एक दुर्घटना की ट्रांसपेरेंट जांच भी नहीं कर सकता सर? अब तो सीबीआई रेलवे में लगानी पड़ रही है। नहीं, ये इनकॉम्पिटेंस है सर, अक्षमता है रेलवे के सेफ्टी डिपार्टमेंट की। नहीं ब्रजेश जी, वो कर भी रहे हैं, ये वो कर भी रहे हैं। हमारे जो रेलवे के सुरक्षा आयुक्त हैं उनको ऑलरेडी इंक्वायरी दे दी गई है और वो इंक्वायरी खत्म नहीं की गई है, वो अपनी इंक्वायरी जो टेक्निकल इंक्वायरी है उसको कर रहे हैं जी। तो हम समझते हैं कि इसकी प्रॉपर सर 2 पैरेलल इंक्वायरी कैसे हो सकती है कि एक सुरक्षा आयुक्त करें और एक सीबीआई करें सर? एंड ऑफ द डे तो घूम कर एक ही स्थान पे आना है सर। 2 पैरेलल इंक्वायरी से क्या मिल जाएगा? सीबीआई इंक्वायरी जो करे, ये जो सीबीआई इंक्वायरी करेगी वो अगर कोई बाहरी हस्तक्षेप हुआ है जिसकी वजह से पॉइंट बदला है उसकी करेगी, और जो ये लोग करेंगे वो टेक्निकल इंक्वायरी करेंगे कि पॉइंट बदला है या नहीं बदला है, गाड़ी क्यों लड़ी जाकर के उसमें, तो वो इस बात की जांच करेंगे। हम समझते हैं कि शुक्रिया कोई वो नहीं है। हालांकि अगर सिर्फ सुरक्षा आयुक्त अपनी इंक्वायरी कर लेते उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी होती तो ज़्यादा बेहतर था जी। महेंद्र श्रीवास्तव जी मेरे साथ मौजूद हैं। महेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बालासोर की घटना के बाद आपने क्या सोचा, आपने क्या महसूस किया, और एक एक्सपर्ट जर्नलिस्ट के तौर पर आप इस घटना को लेकर किस तरह की ओपिनियंस रखते हैं? इस घटना को लेकर, इस घटना के रेस्क्यू ऑपरेशंस, इसके फेल्योर और बाद में हुए इसके जो कॉम्प्लिकेशंस टेक्निकली हैं, इस पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं और क्या किया जाना चाहिए था जो एक्चुअली में नहीं हुआ? जी, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ होता क्या है कि हम पहले एक राजनीतिक कारणों से, चाहे वंदे भारत हो चाहे बुलेट ट्रेन हो, हम उस ट्रेन को ट्रैक पे ला देते हैं। अभी वंदे भारत को ले लीजिए, वंदे भारत की ट्रेन में जब हमारे कई जानवर कई जगह पे उससे दुर्घटनाग्रस्त हुए, तब हमने फिनिशिंग की साइड में हम फिनिश करें जिससे ये जानवर ट्रैक पे ना आ सके। हम सब कहते हैं कि ये पहले क्यों नहीं सोचा गया कि इस ट्रैक पे हम इस स्पीड से ट्रेन चलाने जा रहे हैं, तो इस पे हमको क्या क्या सुरक्षा के उपाय हैं। जैसे आप कवच को ले लीजिए, कवच हमारे यहाँ लखनऊ में ही RDSO का बनाया हुआ कवच है, और इसमें 2-3 एजेंसियां और इन्वॉल्व हैं जो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर रही हैं। ये 2012 से हमारे यहाँ चल रहा है और आज तक केवल 1455 किलोमीटर में ये ट्रैक इंस्टॉल हो चुका है, बाकी जगह पे नहीं हुआ। इसकी रफ्तार इतनी धीमी क्यों है, जबकि ये माना गया है कि कवच एक ऐसा सिस्टम है कि अगर पूरी तौर पे लागू कर दिया जाए, इसे पूरी तरह से इंस्टॉल कर दिया जाए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा तकनीकी सिस्टम इसका इतना कॉम्पिटेंट है कि इसमें जैसे एक डिवाइस आपके रेलवे स्टेशन के 1 किलोमीटर के दायरे में होती है, ट्रैक पे इसका डिवाइस होता है, इसका डिवाइस इंजन में भी होगा। तो जब 10 किलोमीटर की दूरी तक कोई किसी तरीके की बाधा होगी तो ये डिवाइस अपने से एक्टिव हो जाएगा और ड्राइवर को, लोको पायलट को सिग्नल देने लगेगा कि इसमें जो है अब प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक्सीडेंट जहां जहां भी कवच का इंस्टॉल हो चुका है, मैंने देखा है कि वहां पे दुर्घटनाएं बहुत कम हुई हैं, और हम कहें कि नहीं के बराबर हुई हैं तो गलत नहीं होगा। तो हमको जब हमारे सिस्टम में स्पीड की बात होगी, हम ट्रेन की वो बढ़ाते जा रहे हैं, डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आप देख रहे हैं कि हम लगातार ट्रेनों को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन वही हमने कहा कि ट्रेन हम बढ़ाते जा रहे हैं, कितनी ट्रेनें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन उसके आज की डेट में ब्रिजेश जी, जो पहले करीब 3 साल पहले की एक रिपोर्ट थी, उसमें था कि एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन के बीच की में 6 मिनट का गैप था कि एक ट्रैक पे अभी ट्रेन गुजरी है तो 6 मिनट बाद दूसरी ट्रेन जाती है। अब ये डिस्टेंस जो है 2 से 2.5 मिनट का रह गया है कि एक ट्रेन गुजरी और उसके 2.5 मिनट के बाद, ये औसत मैं बता रहा हूँ
कि एवरेज ये है कि 2.5 से 3 मिनट के बीच में दूसरी ट्रेन आ रही है। तो जितना फास्ट हम ट्रेन के इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रैक को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तरीके के उस पर हम क्यों नहीं उसको तकनीकी रूप से और उस तरीके से अपडेट अपने को उसी रफ्तार में क्यों नहीं करते। कवच का सिस्टम अभी जैसा मैंने बताया कि 1455 किलोमीटर पे हो चुका है, इतना ही हुआ है। इसके अलावा पटरियों के मेंटेनेंस पर बहुत प्रश्न खड़े कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, तो आप क्या बता सकते हैं कि क्या हम पटरियों के मेंटेनेंस पर कुछ गड़बड़ी हो रही है? बिल्कुल, मैं जैसे जहां पे इस दुर्घटना के जहां पे ये दुर्घटना हुई है, ये बेसिकली ये जो ट्रैक है ये सीमेंट, तेल और इस तरीके के कोयला इस तरीके से ढोने वाला ट्रैक है। तो इस पे ट्रेनें भी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन यहाँ पे जितना मेंटेनेंस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये उस तरीके का ध्यान इस पे नहीं दिया गया, ये भी एक वजह हो सकती है। और आज की डेट में आपने कई लोगों से इस बात की जिक्र किया कि दुर्घटना की वजह क्या हो सकती है, और ये तो देखिए अभी मुझे लगता है कि रेल मंत्रालय खुद इसमें कंफ्यूज है। एक कोई भी दुर्घटना होती है, ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। आप रेलवे की दुर्घटना की जो परिभाषा है ब्रिजेश जी, एक ट्रैक पे अगर 2 ट्रेन आ भी जाती हैं उसको भी रेलवे एक्सीडेंट के तौर पे लेता है और वो सुरक्षा आयुक्त उसकी जांच करते हैं, उसकी भी जांच होती है। ट्रैक दोनों में एक्सीडेंट ना हो तब भी उसकी जांच होती है। अगर एक ट्रैक पे 2 ट्रेनें आ गई तो ये तो बहुत बड़ा हादसा है, इसमें सुरक्षा आयुक्त की जांच होगी ही। इसमें एक रेलवे बोर्ड के किसी अफसर का बयान आया कि इसमें सिग्नलिंग सिस्टम में कुछ फॉल्ट था कि अब सीबीआई की बात आई, तो सीबीआई की जांच तो निश्चित रूप से इसका माना गया है कि इसमें आउटसाइडर या किसी तरीके की छेड़छाड़, और छेड़छाड़ क्या होगी इंटरलॉकिंग सिस्टम में या पॉइंट्स में, ये कुछ छेड़छाड़ की बात आ रही है। तो अभी किसी चीज पे जैसे आपने कई सवाल किए कि इसमें तत्काल जिम्मेदारी किसको किया जाए और किसको जो है इसमें किसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो देखिए रेलवे जो है एक सामूहिक नेतृत्व में काम करता है ब्रिजेश जी। इसमें एकदम से आप किसी को ये नहीं कह सकते कि फला आदमी दोषी है और इसको तुरंत सर मैंने इसलिए ये बात कही थी कि अर्लियर जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कतौली का जिक्र मिश्रा जी कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि तब उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर और संबंधित डीआरएम को छुट्टी पर भेज दिया गया था और बहुत सीनियर अफसरों को सस्पेंड भी किया गया था। इसमें ऐसा उदाहरण नहीं है, इसलिए मैंने ये प्रश्न किया। नहीं, उसमें ब्रिजेश जी क्या होता है कि कई चीज़ें हमको कंट्रोल रूम से मालूम हो जाती हैं। जो रेलवे के जो ट्रेनों का संचालन आप अगर तकनीकी रूप से देखें तो आप ये ना सोचें कि उसको ट्रेन को ड्राइवर चला रहा है या इसको गार्ड और स्टेशन मास्टर चला रहे हैं। ये एक जो इनको कंट्रोल रूम से वो मिलते हैं सिग्नल, उसी के आधार पर ये ट्रेनें चलती हैं। ये फाटक अब बंद होगा, ये स्टेशन से यहाँ से ये ट्रेन गुजर रही है, इस रफ्तार से गुजर रही है, तो ये कितनी देर में कहाँ पहुँच जाएगी। ये पूरा कंट्रोल का सिस्टम जो है हर मंडल मुख्यालय पे होता है। तो वहाँ से कोई जब इनको मालूम हो जाता है कि यहाँ से प्रॉपर रिस्पांस नहीं किया गया या तो उस पर जो है तत्काल जिम्मेदारी फिक्स हो सकती है। अभी आपको बताएं कि एक रेलवे में चल रहा है कि मिशन रफ्तार करके हम एक स्कीम आई है, और उसमें यह है कि जितनी भी ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनें खास तौर पे, उनको हम औसत उसकी स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा हमको बढ़ाना है। ये हमारे उसमें ये आया है कि मिशन रफ्तार इसको चालू किया जाए। लेकिन बढ़ाना है तो हमको पुराने रिकॉर्ड भी देखने होंगे। हमारे पुराने रिकॉर्ड क्या कहते हैं कि अभी जिस स्पीड पे ट्रेन चल रही है उसमें 26,142 जानवर एक साल में कट गए, 10,919 लोग कट के मर गए, और इसमें 20,401 रुपये प्रति मिनट का नुकसान हुआ डीजल ट्रेनों के खड़े हो जाने से, और इसी तरह 20,559 रुपये का नुकसान हुआ प्रति मिनट की बात मैं कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक इंजन के खड़े हो जाने से। तो हम जब एक मिशन की बात करते हैं तो हमें जो फील्ड में उसकी तो रफ्तार बढ़ा रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी को और मेंटेनेंस को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। करेक्ट, टेक्नोलॉजी को
आप रफ्तार की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उसी रफ्तार से टेक्नोलॉजी को भी इम्प्लीमेंट कीजिए। जैसे मैंने कवच का उदाहरण दिया आपको कि 2012 से 2012 से इसको शुरू किया गया और आज तक ये पूरा नहीं हो सका। महेंद्र जी, तो ये एक लकूना है और इसको कहीं ना कहीं जिस रफ्तार से आप ट्रेन बढ़ाएं, जिस रफ्तार से आप वो करते हैं, कहीं ना कहीं उसी हिसाब से उसी रफ्तार से आपको टेक्नोलॉजी और जो उसके जी हमारे साथ बने रहिएगा। इस डिबेट में दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस डिबेट में आ चुके हैं। वीरेंद्र जी, ये जो 2 जून की घटना है बालासोर की, इसने पूरे देश को हिला दिया, बल्कि यूँ कहें कि दुनिया भर के लोगों का ध्यान इस दुर्घटना पर गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस पूरी घटना के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशंस, इसकी जवाबदेही और जांच जिस तरह से हुई और अपोजिशन रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहा है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आप दे सकते हैं? देखिए, हादसे बहुत बड़े बड़े इस देश में हुए हैं और ये जो हादसा है ये स्वाभाविक है कि आज़ाद भारत में 5वां-6ठा बड़ा ये हादसा होगा जो उड़ीसा के बालासोर में हुआ। स्वाभाविक है कि जब ट्रेनें लड़ती हैं तो उसमें जनरल बोगी में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत रिजर्वेशन वाले लोग होते हैं। रिजर्वेशन वाले लोगों की पहचान हो जाती है, जनरल वालों की पहचान नहीं हो पाती। तो जो संख्या आंकड़े आते हैं वो कहीं उससे अंतर बहुत ज़्यादा होता है। इस बात को लोग जो हादसों को जानते देखते हैं वो जानते समझते हैं। देश में रेल का ट्रैक बहुत बड़ा है, गरीब आदमी की सवारी भी रेल है, क्योंकि हर आदमी अपने कार से हाईवेज पर टोल भरकर या हवाई जहाज की यात्रा करके नहीं जा सकता। लेकिन रेल में असुरक्षा की भावना अगर आ जाएगी तो खाली रेलगाड़ी क्या माल ढोने वाली गाड़ी बनकर रह जाएगी या मनुष्य गाड़ी अब वो नहीं रहेगी, क्योंकि आदमी को ढोने वाली गाड़ी और सस्ती सवारी भारत में रेल ही है। और 300-400 किलोमीटर जाने के लिए 500 किलोमीटर हम लोग रेल का, हमें जिनके पास पैसा नहीं, हवाई जहाज में नहीं जा सकते, वो रेल से जाते हैं। तो ये बड़ी विचित्रता है कि इतने बड़े हादसे पर अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं लेकिन जिम्मेदारी किसी की फिक्स नहीं हुई। बात आई स्पीड की, स्पीड तो विदेशों में बुलेट ट्रेनों की से ज़्यादा है और कितनी देर में कौन सी गाड़ियां छूटती है, कितनी देर में, सब नेटवर्क पर आधारित है। भारत में तो अभी भी टेक्नोलॉजी का उतना इस्तेमाल नहीं है, उसके बावजूद इतना बड़ा हादसा होना ये बहुत चिंता का विषय है। टेक्नोलॉजी को अभी और काम करना होगा, क्योंकि जापान से लेकर अमेरिका, चाइना, हर जगह रेल नेटवर्क हमसे तेज है, फास्ट ट्रेनें हैं और वो समय कम लेती हैं। ब्रजेश जी, कोरोना के बाद से एक समस्या ये आई कि देश में उस समय रेल बंद हो गई, अब धीरे धीरे कल रेल शुरू हुई है चलना। आम आदमी के सामने संकट इस बात का है कि वो यात्रा या तो सड़क मार्ग से करे, जो नए नए हाईवेज बन रहे हैं, या हवाई जहाज से करे, क्योंकि ट्रेनें अब कम हैं और जो ट्रेनें चल भी रही हैं वंदे भारत जैसी, उनका किराया आप अगर देखेंगे तो किराया कोई मामूली नहीं है। अगर थोड़ा पैसा और जोड़ दिया जाए तो उतने में हवाई जहाज का टिकट आ जाएगा। तो लोग ऐसे में आप देखेंगे कि भीड़ बढ़ रही है हवाई जहाज के एयरपोर्ट पर, सड़कों पर, हाईवेज पर, तो उसके पीछे रेल एक बहुत बड़ा कारण है। एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं सीपी राय, आज उन्होंने लिखा है एक लेख। उन्होंने लिखा है कि जो ट्रेन थी वो गरीब आदमी की सवारी है, लेकिन हमारी आबादी बढ़ रही है, ट्रेनें कम हो गई, ट्रेनें पर्याप्त मात्रा में नहीं चल रही हैं, भीड़ ज़्यादा है। स्वाभाविक है कि जब इस तरह घटनाएं होती हैं तो उनकी गिनती करना कठिन हो जाता है। आप देखिए कि ट्रेनों में रिजर्वेशन मिलना कितना कठिन है। यहाँ पर मिश्रा जी बैठे हैं, रेल यूनियन के नेता, वो जानते होंगे। तो आज वंदे भारत चल रही है, वो तेज फास्ट ट्रेनें हैं, लेकिन जनशताब्दी ट्रेनों की भी हालत लोग जानते हैं कि वो जो 500-500, 400-400 किलोमीटर की दूरी की ट्रेनें हैं वो 4-4, 5-5 घंटा लेट चलती हैं। ऐसे में अगर क्या लोगों को धकेल कर एयरपोर्ट की ओर भेजा जा रहा है या उनको स्टेट हाईवेज की ओर भेजा जा रहा है जहां भारी टोल चुकाना पड़े, वो गरीब आदमी, आम आदमी के बस की चीज़ नहीं है। तो ये बड़ी समस्या है, क्योंकि स्टेट हाईवे,
सड़क पर अगर कोई दुर्घटना होगी तो सरकार कोई मुआवजा सब्सिडी नहीं देती है। रेल दुर्घटना पर सब्सिडी और मुआवजा देने का प्राविधान है। यह भी एक खर्चीला एक समस्या है सरकार के सामने। तो ये रेल एक ऐसी चीज है जो लोगों की हर चीज की जिम्मेदारी लेती है, उनकी जान और माल की भी जिम्मेदारी लेती है। हालांकि रेल में जगह जगह ये लिखा होता है कि यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अब उसको बदल कर ये कर देना चाहिए कि यात्रीगण अपने जान की सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं यह कोई मामूली बात नहीं है। मैंने ये बात कही कि अगर हम माल भाड़े पर ही सारी रेल नेटवर्क चलाएंगे तो क्या खाली रेल माल ढोने के लिए माल गाड़ी बनकर रह जाएगी, मनुष्य गाड़ी नहीं रह पाएगी, या आगे मनुष्य गाड़ी नहीं ढोएगी चलेगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि रेलवे गरीब और मध्यम वर्ग का एक बहुत बड़ा सहारा है, यातायात का एक बहुत बड़ा साधन है। लेकिन अगर हम उसको खदेड़ कर हवाई अड्डे पर और स्टेट हाईवेज पर, नेशनल हाईवेज पर भेज देंगे जहां उसको बड़ा बड़ा टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा, तो स्वाभाविक है कि रेल के सामने परेशानियां आएंगी। बहुत बार चर्चा होती है कि रेल का प्राइवेटीकरण हो जाएगा, धीरे धीरे रेल निजी हाथों में चली जाएगी, उद्योगपतियों के हाथों में चली जाएगी। अब इस पर शिव गोपाल जी बैठे हैं, वो प्रकाश डालें कि आने वाले वक्त में जो दूरदर्शी लोग हैं वो बताएं इन आरोपों में, इन बातों में कितनी सच्चाई है। वैसे एक सच्चाई ये सामने आती है ब्रजेश जी कि रेल हादसा होने पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के लड़ने पर दिल्ली से भुवनेश्वर का किराया 57,000 रुपया हवाई जहाज का मैंने देखा उसको। तो ये क्या है? ये आपदा में ही अवसर है जो हवाई जहाज कंपनियों ने ढूंढ लिया है। ये इस देश की विचित्रता भी आप कहिए, जब हमारे पास एयर इंडिया के जहाज नहीं हैं, जहाज सब प्राइवेट सेक्टर में चल रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि रेल के नेटवर्क टूटने पर उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाएंगे। बहुत सारे गरीब लोग मर गए, लोग भीड़ में अपने परिवार की लाशें ढूंढ रहे थे, बाप अपने बेटे को ढूंढ रहा है, सैकड़ों की संख्या में लाशें पड़ी हैं, फोटो लेके लोग ढूंढ रहे हैं, लाशों में अब बदबू भी आने लगी है, मुर्दाघर अटे पड़े हैं लाशों से। ऐसे हाथ से दिल दहलाते हैं। इस देश के स्वयंसेवकों ने भी बहुत काम किया है, वहाँ पर आरएसएस की संस्थाएं लगी, सामाजिक संस्थाएं लगी, सरकारी तंत्र काम कर रहा है, लेकिन हादसा बहुत बड़ा है। बहरहाल कि जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे भी जिंदगी में होते हैं जो इंसान तो बच जाता है मगर जिंदा नहीं रहता। ये उसी तरह का हादसा है जिसमें लोग जो बच गए हैं वो जिंदा नहीं है, एक तरह से कहा जाए उनके ऊपर इतना बड़ा असर है। सुनिएगा कि बिकती है ना खुशी कहीं, ना कहीं गम बिकता है। लोग गलतफहमी में हैं कि कहीं मरहम बिकता है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिंदा परिंदा है, उम्मीदों पर ही घायल है और उम्मीदों से ही जिंदा है। जी वीरेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक और इनपुट हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहन भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उड़ीसा के बालासोर में रेल इतिहास का सबसे बड़े हादसे को लेकर और असंख्य लोगों की, तकरीबन 270 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु और तमाम बड़ी तादाद में लोगों का घायल होना। इस घटना ने देश भर में रेलवे की विश्वसनीयता पर एक बड़ी साख पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप कुछ बीच में टोका टाकी कर रहे थे, अब अपनी बात आप कह सकते हैं, गो अहेड, बोलिए। नहीं देखिए, मैं तो नहीं चाह रहा था ब्रजेश जी कि इसमें कोई राजनीतिक बातें हों, लेकिन जिस तरीके के कुछ पॉलिटिकल लोगों ने इस पे बातें की, खासतौर से इतने गंभीर घटना पर, जहां प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सख्त से सख्त हम कार्रवाई करेंगे, जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और एक नजीर बनेगी। लेकिन साहब, कांग्रेस के हमारे साथी कह रहे हैं जो भगोड़े हैं, सुन लें, भगोड़े तो नहीं, अब ये जब बीच में बोल रहे हैं, मैंने रोका था उनको और आपसे भी निवेदन कर, आप समय दूंगा उनको। पूर्वी एक्सप्रेस के आपको मैं समय दूंगा, इस तरह आपस में डिबेट ना करें सर। हाँ संजीव बोलिए। नहीं आए यहाँ पे, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे भाई पूर्वी एक्सप्रेस में बताइए क्या है उसकी रिपोर्ट। सर आपके नेता को जाना चाहिए था। अरे भाई कांग्रेस के साथी जरा रुक जाओ, 35 साल हो गया कांग्रेस को बयान हुए, 35 साल और 70 साल को छोड़िए, 70 साल को छोड़िए, ये बताइए
कि आतंकी घटना जो पूर्वी एक्सप्रेस की आप लोग चिल्ला रहे थे उसका क्या हुआ? वो रिपोर्ट आपने कहीं पब्लिश की प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं और मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? तो प्रधानमंत्री आपको शर्म नहीं आती कि वहां पर अश्विनी वैष्णव वहां पर नारे लगवा रहे हैं, लोगों की जाने जा रही है? आपको शर्म नहीं आती कि आपका साथी मीडिया वहां पर लगातार कह रहा है कि प्रधानमंत्री गर्मी में क्या प्रधानमंत्री को एसी चाहिए? कांग्रेस के बात करते हैं आप कांग्रेस और भाजपा की। शर्म नहीं आती आपको? सत्ता में रहते हुए भगोड़े हैं आप लोग, मार रहे हैं लोगों को और आंखों का पानी और उसके बाद प्रधानमंत्री की मुझे लगता है इस तरह से आप लोग आपस में लड़के एक बड़े उद्देश्य के लिए आयोजित की गई डिबेट को डिरेल न करें। ओके, संजीव मिश्रा, सुरेंद्र जी प्लीज कृपया सहयोग करें। ये डिबेट आपस में तू मैं के लिए नहीं है सर, आप मेरी बात नहीं आने दे रहे। आप बोलिए संजीव मिश्रा, कंटिन्यू करें, आप अपनी बात रखिए, बोलिए क्या एक्शन लिया आपने, बताइए। शिव गोपाल जी ने कहा कि छोटे कर्मचारियों पर ही ठीकरा फूटता है। मैं विश्वास दिलाता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, इसमें छोटे से बड़े तक जो दोषी होगा उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को कह चुके हैं, ये देश के प्रधानमंत्री हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद इस तरीके की टिप्पणी करने से मुझे लगता है कि विपक्षियों को बाहर जाना चाहिए। शिव गोपाल जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। ये किस तरीके से लूप लाइन पे ट्रेन आई, ये जांच का विषय है। सीबीआई जांच के सिफारिश कर दी गई, सीबीआई जांच के आदेश हो गए हैं, उसके बाद जो तथ्य निकल के आएंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे। अगर ईमानदारी की बात है, ये पॉलिटिकल पार्टी से के ये राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर की बात है। इसमें तो सबको जाकर के वह मदद करनी चाहिए थे। और जो बाहर है भगोड़े, जो केवल भारत को नैतिकता वाला कोई फार्मूला आप पर लागू होता है इस घटना को लेकर? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी वहां पर पहुंचे, रेल मंत्री जी वहां पर पहुंचे। ब्रजेश जी, गंभीर विषय है, हर तरीके की मदद करने की बात की जा रही है। ऐसे समय में मुझे लगता है कि केवल सरकार पर आरोप लगाने से विपक्ष को बाहर जाना चाहिए। विपक्ष के बड़े नेताओं को भी वहां जाना चाहिए था। केवल चैनल पे बैठ करके लफाजी करने से काम नहीं चलेगा। अगर ईमानदारी से आपकी आंखों में आंसू, पांडे जी अब तसल्ली और मदद की होती इन्होंने। थैंक यू संजीव मिश्रा जी, शुक्रिया। हाँ पांडे जी अब बोलिए, आप क्या देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से ये कह रहा हूं कि रेलवे का जो राहत पुनर्वास होता है उसमें एक साधारण व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बहुत कुछ रेलवे पटरी को ठीक करना या डिब्बे को उठाना निकालना एक अति प्रशिक्षित कार्य है। इसलिए ये राग मत लापिए कि वहां कार्यकर्ताओं, जनता या विपक्ष को जाना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि मिश्रा जी सुनिए, असली कारण है रेलवे का 67,000 किलोमीटर में 25% रेलवे जो पटरियां हैं उनके पुनर्नवीनीकरण के लिए आपके पास फंड नहीं है, प्रतिबद्धता नहीं है। आप उन पटरियों पे वंदे भारत का उद्घाटन कर देते हैं, तेजस का, लेकिन एवरेज स्पीड क्यों कम है? क्योंकि आप पटरियों का नवीनीकरण कर नहीं रहे। लोको पायलट की 50, अरे एक एक करके बोलिए, वन बाई वन। संजीव मिश्रा गलत बात, रुकिए रुकिए, एक एक करके वन बाई वन सबकी बात आनी चाहिए, सबकी बात आनी चाहिए, बीच में नोटो कटाके प्लीज। ओके, बर्डन है वो आपकी क्षमता के कारण है, क्योंकि आपने रेलवे में नियमित भर्तियां कम कर दी है, आउटसोर्स के हवाले कर दिया है। ओके संजीव मिश्रा शांत हो जाओ, ऐसे बीच में टोका टाकी करके आप खुद को ही एक्सपोज कर रहे हो। रुक जाओ थोड़ा, रुको आप सिर्फ जेपी पांडे कोई हक नहीं बनता। देश की प्रतिरक्षा को आप अगर देखिए, जैसे MiG-21 है, उसे उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता, उसको इन्होंने छोड़ दिया, दुनिया भर में रिप्लेस कर दिए गए। तो भारत में भी आप क्या चाहते हो कि रेल मंत्री रिजाइन कर दें, ये चाहते हो? नवीनीकरण नहीं कर रहे। संजीव मिश्रा रुको भाई, डिबेट हम ऐसे पर्सनलाइज ना करूं ना, मैं इस तरह डिबेट करते ही नहीं। आप लोग इस तरह आपस में एक एक करके सबकी बात आने दो, सबको अवसर है, किसी का गला मत पकड़ो डिबेट में ना, सबकी आवाज आने दो। मैं सबको समय दे रहा हूं, अपनी बात कहने का हक सबको है। हाँ पांडे जी कंप्लीट करो, 10 सेकंड बचे आप। एक चीज मैं बता दूं कि आज भी औसत जो आंकड़ा है 400 से 500 गैंगमैन जो पटरियों पे बेचारे दौड़ते हैं, हर साल शहीद होते हैं। उनके लिए आपने कोई सेफ्टी उपकरण नहीं बनाया। थैंक यू। बोलिए सुरेंद्र राजपूत जी, आपको क्या रह गई थी की बात हो रही? क्या चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए सर, बाकी टेक्निकल बात टेक्निकल लोग करेंगे।
जैसे आज प्रधानमंत्री जी पर भरोसा नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं है भरोसा, झूठे हैं प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी झूठी है। वरना पूर्वी अरे राहुल गांधी की बात जो थोड़ी ना हो रही आतंकी है। घटना थी वो अगर इन्होंने कहा था आतंकी घटना, तो आज इनके पास कोई प्रूफ होगा ना। 3 साल हो गए उस घटना को, आज तक कोई रिपोर्ट अगर ब्रजेश जी आपने पढ़ी हो तो बता दीजिए, शिव गोपाल जी ने पढ़ी हो तो बता दें, और महेंद्र मिश्रा जी ने महेंद्र श्रीवास्तव जी ने पढ़ी हो तो बता दें। ये लोग मूल रूप से जिस वक्त घटना होती है तो उस वक्त टालने के लिए कि प्रधानमंत्री जी वहां गए, प्रधानमंत्री जी ने जाकर के कोई एहसान कर दिया। आप कह रहे हैं आरएसएस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता सारे वहां मौजूद, नवीन पटनायक के कार्यकर्ता सब वहां मौजूद, ब्लड डोनेशन के लिए सारे कांग्रेसी, यूथ कांग्रेसी वहां पर लगे हुए, सारे लोग वहां, भाजपा के भी लोग होंगे। सर, क्या रेजिग्नेशन ही एकमात्र समाधान है? हम रेजिग्नेशन तो मॉरल ग्राउंड की बात कर रहे हैं, रेजिग्नेशन के पीछे के बहुत कारण है, क्योंकि पिछले 8 साल में रेलवे सेफ्टी के नाम पर पाप किया है इस सरकार ने। यह सरकार बड़ी बड़ी इवेंट मैनेजमेंट, कवच का इवेंट मैनेजमेंट इन्होंने किया। कवच इन्होंने 1455 किलोमीटर पर लगाया, अभी महेंद्र श्रीवास्तव जी बता रहे हैं आपके सामने। जो जिस चीज के लिए आप इवेंट करते हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, 3 लाख से ज्यादा पद रेलवे के खाली हैं। रेलवे को आपने कॉन्ट्रेक्चुअल एक सर्विस बना दिया है, 94,000 से ज्यादा पद आपने खत्म कर दिए हैं। आप रेलवे की सेफ्टी के 1,40,000 पद अभी खाली हैं। रेलवे की सेफ्टी का जो रुपया है, जो फंड है, वो आप लगातार कम करते जा रहे हैं। विज्ञापन का फंड आप बढ़ाते जा रहे हैं। थैंक यू सुरेश जी। सारे के सारा विज्ञापन ही कीजिए, पुरानी रिपोर्ट और उसके बाद गिद्धों की तरीके से, धन्यवाद शिवगोपाल जी, गिद्ध की तरीके से कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां चले गए। अरे किसी के ऊपर एहसान किया? शिवगोपाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे में बड़े पैमाने पर वैकेंसीज खाली हैं जिनको भरा नहीं जा रहा है? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और पटरियों का मेंटेनेंस, क्या ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित है? इसमें कोई सच्चाई है इस दावे में? मिश्रा जी। ब्रजेश जी, मैं 2 बातें 3 कहना चाहूँगा। एक तो हमारे सभी साथी हैं, साथी संजीव हैं, हमारे साथी जो है वो हमारे सुरेंद्र राजपूत जी भी हैं, प्रेम भाई भी हैं जी, बहन जी भी है। हमारी सबसे विनम्रता से इस समय एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोग बहुत संक्रमण काल में हैं और रेलवे जो है वो देश की है, सबकी है, ये किसी पार्टी की नहीं है। तो हम सब लोग मिल करके इस रेल को बेहतर बनावें और बेहतर चलावें। जो लोग चला रहे हैं उनके मनोबल को बढ़ावें। जो 2 सवाल आपने किए हैं उनमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि आज 2 लाख पोस्टें खाली हैं। 2 लाख नहीं बल्कि 2,56,000 खाली हैं। लेकिन पिछले वर्षों में काफ़ी कमी रही स्टाफ की, तो इसलिए 1,48,000 पोस्टें जो है वो भरी भी गई हैं। आगे भी अगर ये सेफ्टी कैटेगरी की पोस्टें नहीं भरी जाएंगी तो बड़ा नेचुरल है कि जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर दबाव रहेगा, मेंटेनेंस भी प्रभावित होगा, इससे कोई शक नहीं है। इसलिए वो जो खाली पड़े हुए सेफ्टी कैटेगरी के पद हैं उनको भरा जाना चाहिए। जहाँ तक पटरियों के मरम्मत का सवाल है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसमें शक नहीं है कि पटरियाँ बढ़ी हैं, पटरियों की मरम्मत भी बढ़ी है, लेकिन कुछ हमारे यहाँ जो रिक्रूटमेंट के तरीके हैं वो बड़े ख़राब हुए हैं। ये रिक्रूटमेंट का जो तरीका है उसने बदलाव की आवश्यकता है। ऐसे रिक्रूटमेंट को प्लेस किया है जिसकी वजह से हमारे जो मैनुअल लेबर करने वाले, काम करने वाले लोग हैं वो रेलवे से बाहर हो गए और उसकी वजह से हमारे पास मशीन मेंटेनेंस उतना है नहीं और जो मैनुअल काम है वो करने वाले लोग भी नहीं हैं। तो उसकी वजह से हमारी जो पटरियों का रखरखाव है या उसका मेंटेनेंस है वो निश्चित तौर पर प्रभावित हो रहा है। आपका सर। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि आज के दिन प्रायोरिटी जो है वो सेफ्टी की है जी। आज के दिन प्रायोरिटी स्पीड और स्टेशन डेवलपमेंट और सब चीज़ों को थोड़ा सा परे करके हमें सेफ्टी पर पूरी जो है वो फोकस करने की आवश्यकता है और कवच को लागू करने की ज़रूरत है ताकि इस तरीके की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। बहुत शुक्रिया आपका इस तरीके के हादसे देश की जनता न ले सके। महेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि दुनिया के दूसरे उन्नत मुल्क अपने यहाँ पटरियों का मेंटेनेंस, ट्रैक का मेंटेनेंस कैसे इतना वर्ल्ड क्लास करते हैं और हमें उनसे क्या सीख लेने की ज़रूरत है, विशेष तौर पर इस हादसे के बाद?
ब्रिजेश जी, आमतौर पे आपके सवाल का मैं जवाब दूं इसके पहले एक सवाल मेरे मन में है। आमतौर पे मैं राजनीतिक कमेंट करता नहीं, लेकिन एक सवाल बार बार उठा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मेरा सवाल है कि जिस दुर्घटना में 300 लोगों की मौत हो गई हो उसमें वो क्या सख्त कार्रवाई करेंगे? ये एक सवाल है कि क्या आप सख्त कार्रवाई कर लेंगे। देखिए, दूसरा सवाल जो आपने किया, आप जानते हैं कि अमेरिका साइंस और टेक्नोलॉजी के उसमें सबसे अग्रणी देश है, लेकिन 5 अगर आप सबसे फास्ट ट्रेनों की बात करें कि सबसे फास्ट ट्रेन कहाँ चलती है, तो पहले नंबर पे चीन में चलती है, दूसरे नंबर पे जापान में चलती है, तीसरे नंबर पे फ्रांस में चलती है, चौथे नंबर पर स्पेन में चलती है और 5वें नंबर पर जर्मनी में चलती है। अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। अमेरिका शामिल क्यों नहीं है? अमेरिका की जो सबसे फास्ट ट्रेन है, एस्ला एक्सप्रेस उसको बोलते हैं, उसकी स्पीड लगभग 250 से 280 के बीच में है। वो इसलिए है कि उन्होंने जब तक अपने सुरक्षा उपायों को पुख्ता करने की बात की है कि जब तक हम अपने सुरक्षा उपायों को पुख्ता नहीं कर लेंगे तब तक हम इससे ज़्यादा स्पीड की ट्रेन नहीं चलाएंगे। चीन ने अपने सुरक्षा उपायों को वाकई नई टेक्नोलॉजी के साथ, सैटेलाइट के साथ ऐसे जोड़ के किया है कि अभी उनकी जो ट्रेन चल रही है 380 पे चल रही है, लेकिन उनकी एक ट्रेन है, मैं नाम अभी नहीं बता पा रहा हूं, उसकी स्पीड उन्होंने 600 किलोमीटर। हाँ, मैंने देखा था सर वो वीडियो कि 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर उसकी टेस्टिंग हुई। हाँ हाँ, कि वो ये बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही शानदार उसकी टेस्टिंग हो रही है जी। इसीलिए मैंने याद दिलाया कि आपको जो 5 कंट्री का नाम मैंने लिया उसमें अमेरिका शामिल नहीं है। अमेरिका जैसा जो साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, तो कुछ ना कुछ वजह है कि हम जब ये इस तरीके के प्रोजेक्ट लाते हैं तो हमको सोचना होगा कि इसके सुरक्षा उपायों को हम पहले कर ले। ऐसा ना हो कि जब कोई दुर्घटना हो, जब कोई वो हो, उसके बाद हम इस पर सोचें। अब आप लीजिए, अभी हम यहाँ जापान से हमने बुलेट ट्रेन की तकनीक और वो लिया है, और पहले चरण में हम यहाँ पे मुंबई टू अहमदाबाद चलाने जा रहे हैं, जिसकी स्पीड लगभग 2 हम तैयार कर रहे हैं। लेकिन अभी हम तकनीक और उसी पे काम कर रहे हैं। उसके जो और साइड चीज़ें हैं जो हैं उस पर अभी हम काम नहीं कर पा रहे हैं। आपको याद होगा एक प्रोजेक्ट आया था दिल्ली से आगरा कानपुर होते हुए, एक फास्ट ट्रेन की बात थी जिसकी स्पीड 300 के आसपास की बात हो रही थी, लेकिन इसमें जब किराए का आकलन किया गया तो ये हवाई जहाज के दोगुना वो हो रहा था, तो इस प्रोजेक्ट को फिलहाल रोक दिया गया है। एक सवाल मेरे मन में आता है, शायद मिश्रा जी इसके बारे में बेहतर समझें कि सर, जैसे हमने माल ढुलाई के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अलग से माल ढुलाई के लिए हम बना सकते हैं, तो हम क्या बुलेट ट्रेन, राजधानी, वंदे भारत या जो और हमारी फास्ट ट्रेनें हैं, शताब्दी है, दुरंतो है, इन ट्रेनों के लिए हम क्या इस पर विचार नहीं कर सकते? ये मेरे मन में एक सवाल है, हो सकता है इस पर कुछ वो हो रहा हो, लेकिन ये भी है कि अगर हम माल ढुलाई के लिए डेडिकेट फ्रेट कोड तीसरी लाइन अलग से पूरा हम डाल सकते हैं, पूरे देश के नेटवर्क को ठीक कर सकते हैं, यार क्यों नहीं कर सकते? ये इस पे शायद मिश्रा जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और तो ये सवाल था, इसलिए मैंने बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस बेहद महत्वपूर्ण मसले पर आप सब डिबेट में आए और अपनी अपनी ओपिनियन प्रस्तुत की। आप सबका बहुत शुक्रिया, और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।